हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने एपीपी के बैकलॉग वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाला था और तब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग जल्दी ही एपीओ के लिए जो रेगुलर वैकेंसीज है उसको भी जल्दी अनाउंस कर सकता है। पर इतना जल्दी अनाउंस कर देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आज कुछ समय पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस नोटिफिकेशन रिलीज़ किया और एपीपी की वैकेंसीज को अनाउंस किया। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने वाले हैं कि कितनी पोस्ट के लिए ये चीज़ आई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको जैसे पता है कि कुछ समय पहले जो बैकलॉग वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें जनरल के लिए नहीं था, वो SC ST एंड पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए थी। पर फाइनली अब एपीओ की जो रेगुलर वैकेंसी वो रिलीज़ कर दी गई है, जिसके अंदर सबके लिए ही ये एक फुल फ्लैज वैकेंसी निकाली गई है। एंड जो आपकी इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है वो टोटल 134 पोस्ट के लिए रहने वाला है। आप इस टेबुलर फॉर्म में इसमें चीज़ को देख सकते हैं। जबकि अनरिजर्व के लिए उसमें 52 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें वुमेंस के लिए 2 रहने वाली है, EWS के लिए 15 है जिसमें वुमेंस के लिए 1 रहने वाली है, SC के लिए 13 जिसमें वुमेंस के लिए 1, ST के लिए 35 जिसमें वुमेंस के लिए 2, और बैकवर्ड क्लासेस फर्स्ट 11 और वुमेंस के लिए 1, और बैकवर्ड क्लासेस सेकंड में 8 वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे करके टोटल 134 वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है। पोस्ट के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है इसको। एंड आपका जो इसमें वेतन रहने वाला है वो आपका 47,600 से लेके 1,51,100 तक रहने वाला है, जो कि आपका 6th पे ग्रेड पे रहने वाला है। एंड आपको पता है ये एपीपी की जो वैकेंसीज होती हैं वो परमानेंटली ही रिक्रूट करती हैं, तो ये भी जो रहने वाली है आपकी, ये भी परमानेंट ही रहेगी, स्थायी ही रहेगी। एंड आपका जो 4th पॉइंट में बताया गया है कि प्रोबेशन पीरियड जो आपका होगा इस वैकेंसी के अंदर, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, आपका 2 वर्ष का रहने वाला है। उसके बाद आपकी जो चीज़ है वो परमानेंट हो जाएगी। एंड बात कर लेते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने इसके अंदर BA LLB किया हुआ है या फिर आपने LLB किया हुआ है 3 ईयर 5 ईयर रिकॉग्नाइज कॉलेज से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। और साथ में इसमें अतिरिक्त योग्यता भी बताई गई है, जिसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर, कंप्यूटर संचालन को लेकर, तो भी आप इस पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। ये अतिरिक्त योग्यता है, आपको ये साथ में चाहिए रहेगी। एंड ये जो होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। एंड उम्र सीमा के संदर्भ में बात करें तो 1/8/2024 तक, इस डेट तक अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। आप इस फॉर्म को भर पाएंगे आराम से। एंड जो रिलैक्सेशन की बात है, अधिकतम उम्र सीमा जो है वो टेबुलर फॉर्म में आपको बताई गई है। जो अनारक्षित के लिए 35, और अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 45 रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो EWS है वो 35 है, और दिव्यांग के लिए 45 हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग फर्स्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 एंड 47। एंड महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग फर्स्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और 48 रहेगा। और 5th नंबर पे बताया गया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40, एंड अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो वो 50 हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से अधिकतम उम्र को बांटा गया है, बताया गया है इस टेबुलर फॉर्म के अंदर। और बाकी आपको पता ही है ये जो प्रोसीजर रहता है इसमें रिक्रूटमेंट का, पहले आपका प्री एग्ज़ाम लगता है, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम लगता है जिसको हम रिटन टेस्ट भी बोलते हैं, और साथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। एंड आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपके 2 उसमें होगा पेपर के अंदर। पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन का जो 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका ये। और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपका विधि विद्या का होगा, जो कि लॉ के ऊपर बेस्ड रहेगा, वो 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। एंड प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स के संदर्भ में विषय जो रहने वाले हैं सामान्य अध्ययन को लेकर, वो क्या क्या रहने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र मतलब आपका जो लॉ का पेपर जो लगने वाला है उसके अंदर क्या रहेगा, आपका साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि मतलब आपका एविडेंस हो गया, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया। साथ में आपका भारतीय दंड संहिता, दैट इज आपका इंडियन पीनल कोड हो गया। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अंदर जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी जो डिटेल है, हम आगे जो डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है उसमें देखते हैं इसको किस तरीके से क्या है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा आपकी 9 क्षेत्रीय भाषाओं में
होंगी जो आपकी डिटेल इन कैपिटल मतलब डार्क वर्ड्स में बता रखी है अक्षरों में। और आपका जो इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा से सम्मिलित नहीं होगा, परंतु इसके लिए निम्न न्यूनतम मार्क्स जो होंगे वो क्या बता रखे हैं जो अनिवार्य होंगे। तो ये जो टेबल में बता रखा है कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने रहेंगे, जो सामान्य वर्ग के 40, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्शर 1 के 34, अनुसूचित जाति के 32, आदिम जनजाति के 30 एंड आर्थिक रूप से कमजोर दैट इज EWS के 40 रहेंगे। एंड जो मुख्य परीक्षा का जो आपका रहने वाला है उसका क्या रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके टोटल 8 पेपर लगेंगे इसके अंदर। 4 लगेंगे आपके जो जनरल पेपर रहेंगे और बाकी 4 जो लॉ के ऊपर बेस्ड रहेंगे, जो लॉ के होंगे। तो जो पहला पेपर रहेगा वो आपका सामान्य हिंदी का रहेगा, और दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा निबंध का, एंड जो चौथा पेपर लगेगा आपका सामान्य अध्ययन का लगेगा। ये चारों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। और आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3-3 घंटे का रहने वाला है। और जो लॉ को रिलेटेड आपका पेपर होने वाला है उसमें आपके 4 पेपर लगेंगे। पहला आपका हो गया 5वां पेपर जो है साक्ष्य एवं आपराधिक विधि, मतलब आपका एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का ही रहने वाला है ये भी। और उसके बाद है अपना छठा पेपर जो कि अपना होगा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, 200 मार्क्स का ही अगेन और 3 घंटे का। भारतीय संवैधानिक विधि दैट इज अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है और वो भी 3 घंटे का रहने वाला है। और लास्ट पेपर जो आपका लगेगा 8वां वो रहेगा अपना आपराधिक माइनर एक्ट, जो कि अपना क्रिमिनल माइनर एक्ट्स हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसको पूरा आगे जाके टेबलर फॉर्म में बांटा हुआ है ग्रुप्स के अंदर, तो वो क्या चीज़ें हैं कैसे हैं उसको पूरा डिटेल में देखते हैं। और ये भी आपका जो है 200 मार्क्स रहने वाला है और 3 घंटे का पेपर होगा। तो ऐसे करके मेंस के अंदर आपके 8 पेपर रहने वाले हैं रिटर्न के, और फिर आता है अपना इंटरव्यू जो कि आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूनतम मार्क्स अपन ऑलरेडी डिस्कस करें, ये वही नंबर्स बता रखे हैं इसके अंदर भी। सामान्य वर्ग के 40, पिछड़ा वर्ग के 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्शर 1 के अंदर 34, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के अंदर 32, आदिम जनजाति के लिए 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS है अपना उसके 40। अब लिखित परीक्षा के संबंधित विषयक विवरण, इन चीज़ों को एक बार रीड कर लेते हैं क्या कहते हैं। सामान्य हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी उसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के जो अंक आएंगे आपके मेंस के अंदर उनको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। तो आपने उनको वहाँ से तो हटा दिया कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जाएंगे, बट आपने मिनिमम मार्क्स इसमें डाले हैं कि आप अगर मतलब सामान्य हिंदी के पेपर में और अंग्रेजी के पेपर में मिनिमम 30% मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आपका यही समझा जाएगा कि आपका लिखित पेपर जो है मेन्स पेपर है वो आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको इन पेपर के अंदर कम से कम 30% मार्क्स लाने ही रहेंगे, पर ये जो चीज़ है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिंदी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी, मतलब किस तरीके से आप अपने भावों को स्पष्ट कर पा रहे हैं, शुद्ध रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं, इन चीज़ों की जाँच की जाएगी, इन चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाएगा। जिसमें 20 अंक का निबंध, 20 अंकों का पत्र लेखन सरकारी एवं अर्ध सरकारी, और 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का व्याकरण विन्यास एवं 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र मतलब थर्ड पेपर जो होने वाला है उसमें कुल 2 खंड होंगे, जिसमें एक खंड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबंध पर आधारित होगा। मतलब जो पहला है वो विधि विषय पर रहेगा और दूसरा जो रहेगा सामान्य निबंध पर आधारित रहेगा। प्रत्येक खंड के वैकल्पिक विषयों में किसी एक पर निबंध लिखना होगा। प्रत्येक निबंध 50-50 अंक का होगा। मतलब एक निबंध शायद आपका इसमें जो बता रहे हैं ये एक विधि विषय का रहेगा और एक सामान्य निबंध रहेगा। और अपना जो चौथा पेपर होने वाला है उसमें जो सामान्य अध्ययन है उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 10 अंकों का, भारत का संविधान इतिहास से 10 अंक का, भूगोल से 10 अंक का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों के एवं विधि शब्दावली के संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड के आधुनिक इतिहास, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री है झारखंड की, वो भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस डिटेल से अगर अपन देखें तो अपन को ये समझ में आता है कि अगर इस डिटेल को अपन अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो अपन झारखंड APO को लेकर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं।
इन बाइफर्केशन से आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयार कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में इस चीज़ को ला सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाएँ। अब बात करते हैं विधि विषयक के, जो आपका पंचम पत्र मतलब 5th पेपर होने वाला है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब जो आपका जो पेपर होने वाला है 5वां 2 पार्ट में बटा रहेगा, वो भी 125 अंक के तो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर पूछा जाएगा CRPC और 75 मार्क्स का आपका होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज़ अपना इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद आता है कि अपना 6th पेपर जो है भारतीय दंड संहिता, उसमें 200 मार्क्स का रहने वाले हैं जो कि सामान्य संहिता के प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वें पेपर के अंदर भारतीय संविधान विधि से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 8वां जो आपका आपराधिक माइनर एक्ट है उसको 3 पार्टों में बांटा गया। जैसे मैंने बताया था ना आपको, माइनर एक्ट को 3 पार्टों में 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, क ख ग, और उनका जो बाइफर्केशन किया गया है कि क से 80 मार्क्स के, ख से 60 मार्क्स के एंड ग से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये खंड क्या हैं, ये ग्रुप्स क्या हैं, इनकी डिटेल अपन हमको यहाँ पे स्टेबुलर फॉर्म में मिलती है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए जल्दी से। ग्रुप ए जो रहेगा 80 मार्क्स का, उसके अंदर आपका फॉरेस्ट एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 आता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 आता है और साथ में मोटर व्हीकल एक्ट आता है और प्रिवेंशन ऑफ विच डाइन प्रैक्टिस एक्ट 1999 आता है। ग्रुप बी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफाइड करप्शन एक्ट 1983 आता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को भी इसी ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप सी के अंदर अपना एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, SC/ST एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आते हैं। तो इस तरीके से जो माइनर एक्ट हैं, क्रिमिनल माइनर एक्ट, इनको 3 पार्टों में बांटा गया है और इनको ए को जो 80 मार्क्स, बी 60 मार्क्स और सी जो रहेगा आपका 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लास्ट पेपर के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर आरक्षण के लाभ को लेकर डिटेल दे रखी हैं एंड साथ में इसके अंदर जो डेट है उसको भी देख लेते हैं। मिसकंडक्ट को लेकर ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार नोटिफिकेशन में रीड कर लीजिएगा, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है ये। एंड आपका जो परीक्षा शुल्क, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा शुल्क को लेकर अनारक्षित EWS, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2nd एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1st श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये रहने वाला है और बैंक चार्ज आपके इंक्लूडेड रहेंगे इसके अंदर। और परीक्षा में छूट जो दी गई है वो आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क में 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज मात्र है। तो आपका जो इसकी चीज़ का रखा गया इसका 150 रखा गया। और आपका जो अगर आप अनारक्षित मतलब अनरिजर्व से आते हैं, EWS से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपके जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज रहने वाला है। एंड आपके जो ये फॉर्म शुरू होंगे वो 29 जून से शुरू होने वाले हैं। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत रहती है तो यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन नंबर पे बिजनेस आवर्स के अंदर, कार्य दिवस के अंदर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से अपना जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। और पेमेंट के लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो च नंबर के अंदर अलग से दी गई हैं। और साथ में मैंने बताया आपको डेट भी देख लेते हैं अपन, हाँ जी ये रही अंतिम तिथि। जो अपना फॉर्म जो भरने शुरू होने वाले हैं वो 29/6/2025 से शुरू होने वाले हैं और 21/7 तक आपका रहने वाला है, शाम के 5 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। और आपका जो पेमेंट जमा करने की है वो 21 तारीख रखी गई है, 21/7 और दिनांक 21/7 के बाद दिनांक 22/7 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब 21 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और आपका अगर परीक्षा शुल्क जमा करना है तो 22 तक आप जमा करा पाएंगे। इसके बाद इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थी टोटल वैकेंसी जो APO के लिए निकाली गई हैं। एंड इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस वैकेंसी के बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है इस वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट होती है तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।